नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि पेड़ पौधों का संरक्षण करके ही पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है और उन्होंने कहा कि जहां पर पेड़ होते हैं वहां बारिश होती है, इसीलिए केवल पेड़ लगा ही नहीं और उन्हें पानी देकर भी उनका संरक्षण करें। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में अमृता देवी द्वारा खिचड़ी में पेड़ों के लिए दिए बलिदान को याद करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस संकट भरे समय में वृक्ष ही मनुष्य के विश्वसनीय मित्र हैं, इससे ही जीवन बच सकता है। आपको बता दें कि राज्यपाल शनिवार को श्री कल्पतरु संस्थान द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ग्रीन आइडल अवार्ड समारोह में संबोधित कर रहे थे। उधर राजस्थान पर्यटन विभाग की अनूठी पहल कल्चरल डायरीज के तहत नवंबर माह की अंतिम सांस्कृतिक संध्या शनिवार को ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल में आयोजित की गई और इस खास आयोजन में जयप्रवासियों और भारी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों ने लोक आधुनिक संगीत को बेमिसाल संगम का आनंद उठाया। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक संगीत की स्वर लहरियों ने इस महफिल को यादगार बना दिया। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर जिस तरीके से राजस्थान पर्यटन विभाग ने लोक कलाकारों को मंच देने और उनकी कला को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कल्चरल डायरीज नामक सांस्कृतिक श्रृंखला शुरू की है। हर पखवाड़े आयोजित होने वाली इस श्रृंखला का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना और उसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। उधर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमारे संविधान ने हमें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया है, जिसकी बदौलत आज हमारा लोकतंत्र मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हम बुनियादी और आपको बता दें कि दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुए हैं। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। श्री मेघवाल ने शनिवार को राजकीय डूंगर महाविद्यालय में ई वाचनालय को लोकार्पण के बाद में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने आज हमारे पड़ोसी लोकतांत्रिक देश मुश्किलों में है, लेकिन हमारा लोकतंत्र और अधिकार सशक्त हुआ है। इसका मुख्य कारण बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया संविधान है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण में बीकानेर की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। यहाँ के जसवंत सिंह दाऊदसर संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य थे और उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को उनके योगदान की जानकारी रहे। इसके मद्देनजर राजकीय डूंगर महाविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ई वाचनालय आज के दौर की आवश्यकता है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दिए जाने पर बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास के नेतृत्व में विधायक सेवा केंद्र में कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई और इसको लेकर विधायक व्यास ने कहा कैबिनेट के इस निर्णय से बीकानेर के विकास को पंख लगेंगे और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते 1 वर्ष में बीकानेर को अनेक सौगातें दी हैं और विकास प्राधिकरण इनमें सबसे बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण से शहर का दायरा बढ़ेगा और अनेक सुविधाएं मिलेंगी। विधायक ने इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया और इस दौरान पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। उधर अनूपगढ़ में बीएसएफ की 23वीं वाहिनी की ओर से 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस स्थापना दिवस पर अनूपगढ़ में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को 23वीं वाहिनी के सेकंड इन कमांड जगवीर सिंह बदवार ने फ्लैग दिखाकर रवाना किया। बीएसएफ कैंपस से साइकिल रैली शुरू हुई जो शहर के कई मार्गों से होती वापस बीएसएफ कैंपस पहुंची। इस रैली का उद्देश्य न केवल देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना था, बल्कि आम जनता को बीएसएफ की सेवाओं और उनके योगदान के प्रति जागरूक करना भी था। 3 दिवसीय कार्यक्रम में बीएसएफ की ओर से
बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पेंटिंग का आयोजन किया गया था। तो वहीं बीएसएफ कैंपस में नारी सशक्तिकरण को लेकर भी कार्यक्रम किया गया था। कल सुबह बीएसएफ की ओर से बॉर्डर पर कैमल सफारी का आयोजन किया जाएगा। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, जिसके बाद हर साल बीएसएफ रेजिंग डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में इस साल बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में कल 29 नवंबर को महिला सशक्तिकरण के ऊपर लेक्चर किया गया। सभी महिलाओं को सीमा सुरक्षा बल की व केंद्रीय विद्यालय की महिलाएं, हमारे कैंपस में जो भी महिलाएं रहती है, उनको इसके बारे में जागरूक किया गया। बच्चों के पेंटिंग कंपटीशंस कराए गए और आज सुबह साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कल बॉर्डर पर कैमल सफारी का आयोजन किया जाएगा, बीओपी सिवनी से लेकर के बीओपी फरीदसर तक। तो ये 3 दिन का आयोजन बीएसएफ रेजिंग डे के उपलक्ष्य में बीएसएफ की 23वीं वाहिनी अनूपगढ़ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उधर बानसूर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत लोयती के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जनजागृति संस्थान की ओर से रविवार को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व एड्स दिवस 2024 की घोषित थीम सही मार्ग अपनाएं और मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने विद्यार्थियों को एचआईवी और एड्स के बारे में जागरूक किया। इसमें पूर्व आयोजकों की ओर से अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर दया राम यादव ने बताया कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस आपके प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को संक्रमित और नष्ट कर देता है, जिससे अन्य बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो जाता है। जब एचआईवी आपके प्रतिरक्षा तंत्र को गंभीर रूप से कमजोर कर देता है तो ये अधिग्रहित एड्स का कारण बन सकता है। उधर सर्दियां शुरू होने के साथ ही फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की मदद के लिए समाजसेवी भी आगे आने लगे हैं। वी यूनाइट फाउंडेशन की ओर से एसएमएस अस्पताल के बाहर जेएलएन मार्ग रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल वितरण किया गया। दरअसल आपको बता दें कि सचिव विजय शर्मा ने बताया कि अब तक 3 बार कंबल वितरित किए जा चुके हैं। सभी जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए जाएंगे। इस दौरान आरसीए पूर्व उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौर, आईपीएल प्लेयर कुणाल राठौर, नवीन त्यागी, आर्यन भरतराज, चारू, रीमा अग्रवाल सहित अन्य मौजूद रहे। उधर सरकार जनहित के लिए एक से एक बेहतर योजनाएं बना रही है, लेकिन क्या उन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल रहा है, यह हम नहीं बल्कि उन 4 बिना मां बाप की मासूम बहनों की हालत बयां कर रही है, जो 2 समय की रोटी के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन किसी भी सरकारी परिंदे ने उनकी सुध नहीं ली है। जनवरी 2021 में पिता का देहांत हो गया तो वहीं अगस्त 2022 में मां भी दुनिया को अलविदा कह गई। ऐसे में चारों बहन बेसहारा हो गई हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पुश्तैनी जमीन भी दबंगों के कब्जे में है। अब चारों बहनों को बूढ़े नाना नानी मेहनत मजदूरी कर कैसे तैसे रोटी खिला रहे हैं। दरअसल बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के डिगरिया टप्पा कालेश्वर गांव निवासी प्रेमलाल बैरवा की टीबी बीमारी के चलते 28 जनवरी 2021 को मौत हो गई थी, तो वहीं पत्नी राजंती देवी का भी 9 अगस्त 2022 को निधन हो गया। दोनों के 4 बेटियां थीं और जो माता पिता की मौत के बाद में अनाथ हो गई हैं। उनकी बड़ी बेटी भी 6 माह से टीबी बीमारी से ग्रसित है। ऐसे में बड़ी बहन को खुद की बीमारी से ज्यादा छोटी बहन के पालन पोषण की चिंता सता रही है, लेकिन अब तक इन जरूरतमंदों को किसी प्रकार का कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पाया है।
तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये वो 4 बेटियां हैं और ये 4 बेटियों की दर्द भरी दास्तां, जहां पर जो है बचपन में ही इन्होंने अपने पिता और मां को खो दिया और उसके बाद जो है अनाथ हुई 4 बेटियां अब कहीं न कहीं सरकार की तरफ गुहार लगाती हुई टकटकी लगाकर देख रही हैं कि कोई भी नुमाइंदा यहां पर आकर उनकी मदद करेगा, लेकिन अभी तक कोई सरकार का परिंदा भी पर यहां पर मारता हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये 4 असहाय जो बेटियां हैं वो कहीं न कहीं अब नाना नानी के पास में अपना आसरा बनाती हुई नजर आ रही हैं, मजबूर हैं और नाना नानी उनका देखभाल कर रहे हैं और उनको लालन पोषण के साथ में भोजन भी आजकल व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से माता पिता के मौत के बाद में जिस तरीके से 4 बेटियां जो है बेसहारा हुई हैं, कहीं न कहीं तमाम योजनाएं सरकार की तरफ चलती हैं जो है लगातार धरातल पर देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी तक जो है सरकारी नुमाइंदे इन तक नहीं पहुंच पाए हैं और इनकी गुहार यही है कि किसी तरह से इनको समाज में जीने का हक मिले और जिस तरीके से इनकी थोड़ी सी मदद जो है सरकार की तरफ से की जाए। मेरे मम्मी पापा हमें 2 साल पहले छोड़ के चले गए थे। हमें खाना सुबह का मिलता है, शाम से नहीं मिलता। हमारे कपड़े लाने को पैसा नहीं है और बच्चों को देखते हैं, हम सब बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। हमारे मम्मी पापा थे तब हम अच्छा खाना खाते थे, अच्छा कपड़ा पहनते थे। आपकी दवाइयाँ भी किस चीज की चल रही हैं? टीवी की। कितने दिन से? 6 महीने की। हमारे मम्मी पापा बीमारी से मर गए, हमारे पास पैसे नहीं है। साहब इनके माँ बाप खत्म हो गए, माँ भी खत्म थे, पिता भी खत्म थे, टीबी से खत्म हो गए वो। और एक बच्ची 12 साल के, एक 4 साल की, एक 3 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका पालन पोषण करने वाला कोई भी नहीं है। लाइट की सुविधा नहीं है, लाइट थी पहले वो भी काट दी गई है। गेहूँ भी बंद है, इनका राशन भी बंद है, कोई सुविधा नहीं है इनके बच्चों को। आने जाने के लिए रास्ता भी बंद है, पानी की सुविधा भी नहीं है, सारी सुविधा बिल्कुल परेशान है बच्चे। और कभी मामान करी थी, कभी न्यारी थी और न इनका लाइट की व्यवस्था, इनका आगे पीछे कोई भी कौन। अब इनको गवर्नमेंट ही कर सकत है, जिनको कोई बच्चियों को देनी नहीं है। बच्चियां परेशान है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे डोलती रहती है और ना लाइट यहाँ कोई देने वाला है नहीं। कभी हम आस्ते कभी वहाँ कोई खा लेती है। माँ बाप मर गया साहब, कभी न्या रहती है तो तब मैं दे दिया था और नाना नानी रहे हो नाना नानी दे दी थी और न्या जाओ तो मैं दे देता। और कुछ भी कौन, कोई काका काकी कौन, इनका कोई बच्चों ही कौन, कोई भी आगे पीछे कोई भी कौन साहब इनका। उनकी देख रेख भी करता हूँ कभी कभी, पर कोई सुविधा नहीं है। इनका गाँव भी बंद हो गया, राशन कार्ड भी बंद कर दिया। 2-3 बार मैं भी गया साथ में, कोई गाँव भी नहीं मिल रहा है इनको, कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे। कभी यहाँ रहते हैं, कभी इनको नाना नानी के भेज देते हैं और कोई सुविधा कुछ है नहीं। कई बार कोशिश कर ली, सरपंच के पास भी गया, मित्र पे भी गया, इलाज भी कोई हो पा रही हो। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर में रहने वाले लक्ष्य चाहर ने बॉक्सिंग में कई मेडल जीते हैं, जिसमें नेशनल लेवल के साथ ही खेलो इंडिया, एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बॉक्सर लक्ष्य चाहर ने बताया कि 80 किलो लाइट हैवी वेट में
खेलता हूं। साथ ही बताया कि 2014 से वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मेडल जीते हैं। वहीं लक्ष्य ने बताया कि नेशनल चैंपियनशिप 6 जनवरी से यूपी में होगी, उसकी तैयारियों में जुटा हुआ हूं और उसके लिए गोवा में प्रैक्टिस कर रहा हूं। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप सितंबर में स्कॉटलैंड में होगी और उन्होंने बताया कि लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में गोल्ड लाना ही उनका लक्ष्य है। तो लक्ष्य चाहर ने बॉक्सिंग में कई मेडल अब तक जीत चुके हैं और जो है अब उनका कहीं न कहीं लक्ष्य जो है एकमात्र लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में गोल्ड लाना है और जिसके लिए वो भरसक प्रयास कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए रिंग में दिखाई देते हैं। और जिस तरीके से बॉक्सर लक्ष्य चाहर ने अपने आप को फिट मेंटेन रखा है, उसको लेकर 80 किलो लाइट हैवीवेट में ये खेलते हैं और साथ ही बताया कि 2014 से वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। फिलहाल मैं अपनी ट्रेनिंग आर्मी इंस्टीट्यूट पुणे में कर रहा हूं। नेक्स्ट मंथ मेरी नेशनल चैंपियनशिप है, उसमें मेरा लक्ष्य रहेगा स्वर्ण जीतना और सितंबर में होने जा रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकूं और मेरा मेन टारगेट रहेगा लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने जा रहे हैं, उसमें गोल्ड जीतना। उधर भीलवाड़ा जिले के सदर थाने में मादक पदार्थों की तस्करी के जो है गिरफ्तार होकर शाहपुरा सब जेल से कोर्ट के आदेश से अंतरिम जमानत से फरार हुए आरोपी मोहम्मद इस्फाक और उसके साथ ही आदिल को पारसौली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि पुलिस ने CCTNS के फोटो मैच ऐप की सहायता से आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार किया है। आरोपी इस्फाक अपने साथी आदिल के साथ में मादक पदार्थों की खरीद के लिए डील करने आया था। उल्लेखनीय है कि जिसमें वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जैसे जैसे सर्दी अपना जोर दिखाती जा रही है, वैसे वैसे गौ तस्कर भी तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 24 गौवंशों से भरे हुए ट्रक को राजगढ़ पुलिस और गौरक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि ASI धारा सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनान के पास ट्रक में जो है गायों को ले जाया जा रहा था और जिसको गौरक्षकों और पुलिस ने पकड़ा है। चालक गौवंशों से भरी गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए और पुलिस गौवंश को राजगढ़ कस्बे के भौरंगी धाम गौशाला में छुड़वा दिया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर पुलिस चालक की तलाश में जुटी हुई है। आज दौरान गश्त सूचना मिली कि पिनान एक्सप्रेस हाईवे पर कैंट्रा में गायों को ले जाया जा रहा है, भरकर ले जा रहा था, जिसमें गौरक्षकों द्वारा गाड़ी को पकड़ा गया। उसमें करीब 24 गौवंश भरे हुए थे और जो गाड़ी चालक थे वो छोड़कर भाग गए। गौशाला भौरंगी धाम माचाड़ी गाय सहित गाड़ी को लाया गया और गौशाला में जो गायों को खाली करवाया गया, जो ये वापसी का प्रकरण दर्ज कराया। अनूपगढ़ के गांव 77 जीवी में स्थित चंचल ईंट भट्टे पर एक दर्दनाक हादसे में 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। 3 वर्षीय मासूम सुखदेव के माता पिता ईंट भट्टे पर काम करते हैं और आज सुबह बच्चा सुखदेव ईंट भट्टे पर बनी अपनी झोपड़ी के बाहर खेल रहा था और उसी दौरान झोपड़ी के पास से गुजर रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे कुचल दिया। मासूम को कुचल देने के बाद में उसके माता पिता और ईंट भट्टे पर काम करने वाले अन्य मजदूर उसे अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर अनूपगढ़ पुलिस थाने के ASI राजेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। मासूम के परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उस पर ये मजदूर है ना, वो कोई अपनी झुग्गियों के आगे खाना बना रहा था, तो एक बच्चा उनका छोटा वहीं पास ही था। तो बाद में एक ट्रैक्टर बिना नंबरी भट्टे का ही तेज गति से आया और बच्चे के कुचल दिया। क्या उम्र है बच्चे की सर? बच्चे की उम्र करीब 2 साल, करीब 3 साल है। उधर राज्य कृषि प्रबंधन
संस्थान दुर्गापुरा में शुक्रवार से आदान विक्रेताओं के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स के 25वें बैच का शुभारंभ किया गया। निदेशक श्याम दुर्गापुरा ईश्वरलाल यादव ने बताया कि इस कोर्स से प्रतिभागी कृषि की विभिन्न नवीन तकनीकी सीख कर व्यवसाय के दौरान किसानों को उन्नत कृषि आदान उपलब्ध कराने के साथ साथ नवीन तकनीकी प्रदान करने में कृषि व उद्यान विभाग के पैरा प्रसार कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। उधर डिस्कॉम्स चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने आरडीएसएस योजना के तहत प्रदेश में चल रहे विद्युतीय तंत्र के जो सुधार और सुदृढ़ीकरण कार्यों को गति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फील्ड में कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा टीमों और लेबर की संख्या बढ़ाकर काम को गति दी जाए और समयानुसार लक्ष्यों को हासिल किया जाए। डोगरा जयपुर डिस्कॉम्स के विभिन्न जिलों में चल रहे आरडीएसएस कार्यों की प्रगति की शनिवार को विद्युत भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा कर रही थी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कार्यों की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप नहीं है वहां काम कर रही कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को नोटिस दिया जाए। बार बार चेतावनी देने के बावजूद प्रगति नहीं दर्शाने वाले संवेदन जो फार्मों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करें। करौली और भरतपुर जिले के आधा दर्जन मामलों में वांछित 35,000 रुपए के इनामी बदमाश जगदीश उर्फ डालू गुर्जर को जिला स्पेशल टीम ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि टीम के 2 सदस्य कांस्टेबल आकाश और अमीर सिंह की इसकी गिरफ्तारी में विशेष भूमिका रही है, जिन्होंने हैदराबाद में 2 दिन मजदूर बनकर आरोपी के बारे में पता लगाया और एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध भरतपुर और करौली जिले में फायरिंग कर हत्या का प्रयास, डकैती, लूट और अपहरण के करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। इन सभी मामलों में आरोपी फरार चल रहा था। संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा बांसवाड़ा के लेबों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 लेबों का निरीक्षण किया गया। एक लेब को मौके पर ही बंद करवाया गया। करौली में स्पेशल टीम की बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो करौली में स्पेशल टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि भरतपुर और करौली जिले में फायरिंग करके हत्या का प्रयास, डकैती, लूट और अपहरण के करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं इन पर, जिसमें कि हैदराबाद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उधर रामदेवरा थाना पुलिस ने जवाहरात व्यापारी के घर के बाहर से स्कॉर्पियो सहित 70 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी से भरा बैग के चोरी के मामले का खुलासा कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि घटना के संबंध में 21 नवंबर को रामदेवरा निवासी सोने चांदी के व्यापारी पवन कुमार सोनी द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से घर आ रहे थे। स्कॉर्पियो में रखे एक बैग में 500 ग्राम सोना और 12 किलोग्राम चांदी, जेवरात और दुकान के हिसाब किताब की बही खाता रखा हुआ था और उसके साथ ही आरोपी मंगेश भी गाड़ी में ही था। गाड़ी को अंदर करने के बहाने मंगेश स्कॉर्पियो सहित जेवर चुराकर भाग निकला। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उधर सादुलपुर नवनिर्मित एडीजे कोर्ट और एडवोकेट चैम्बर्स का उद्घाटन समारोह पूर्वक हुआ है। आपको बता दें कि ये मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति रेखा बोरान, विशिष्ट अतिथि डीजे चूरू रविंद्र कुमार, विशिष्ट स्थिति एडीजे राजगढ़ दीपक पराशर रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता अभिभाषक संघ राजगढ़ के अध्यक्ष अशोक सिंह राठौड़ ने की। मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर प्रारंभ हुआ और आपको बता दें कि कार्यक्रम में अतिथियों का माल्यार्पण, श्रीफल और साफा बंधन कर अभिभाषक संघ के सदस्यों ने भावभीनी अभिनंदन किया और संघ के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता मनोज पचार ने स्वागत भाषण दिया। अधिवक्ता अजीज पचार ने मुख्य अतिथि की रेखा बोराणा का जीवन व्रत
पढ़कर सुनाया। मुख्य अतिथि न्यायाधिपति रेखा बोराणा ने निर्मित भवन के लिए अभिभाषक संघ को शुभकामनाएं देते हुए न्यायिक प्रक्रिया को अपने प्रभावी बनाने पर बल दिया। उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट्स और एडवोकेट्स को अपनी समझ और सहयोग से कार्य करने हेतु प्रेरित किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its